वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि हम विज़न IAS PT 365 पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन की हम पढ़ रहे थे और हमने टॉपिक्स कवर करे थे। ये हमारा पार्ट 13 है और आज हम इश्यूज़ देखेंगे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें हम इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में देखेंगे, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स देखेंगे, बायो टेररिज्म के बारे में देखेंगे, स्पेस वॉरफेयर के बारे में देखेंगे, FATF के बारे में देखेंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिखटकर जो कमेटी रिकमेंडेशन है इसको देखेंगे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को देखेंगे, मिलिट्राइजेशन देखेंगे जो हो रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, डिफेंस इक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, उसको स्टडी करेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक होगा ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है 2020 की। फिर इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, नेट ग्रिड बोलते हैं, लोन वॉल्फ अटैक है और इंडियन आर्मी प्रपोजल टूर ऑफ ड्यूटी है, उसको देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। इश्यूज़ जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट इशू है इंडिया एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 रेजोल्यूशन को जो कि इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था उसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन फॉर द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन और रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, और ये न्यूक्लियर वेपन के क्लस्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। जो रिजोल्यूशन ही ये मैनिफेस्ट करते हैं इंडिया की कमिटमेंट को, ताकि वह जो इंडिया का गोल है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट उसको सपोर्ट कर सके। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में देखें तो ये एक्ट है ताकि रिड्यूस कर सके, एलिमिनेट कर सके न्यूक्लियर वेपन को। इट कैन ऑल्सो बी द एंड स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, जिसे NWFW बोलते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने की बात करते हैं। एक टर्म भी है डी न्यूक्लियराइजेशन, जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्रोसेस है जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को डिस्क्राइब करता है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट किया जाए अपने फर्स्ट रेजोल्यूशन में, जो कि अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1946 में। ये रेजोल्यूशन है इस्टेब्लिश करता है कमीशन, ताकि प्रॉब्लम्स है डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, और ये प्रपोज़ल भी बनाता है ताकि एलिमिनेट हो सके जो नेशनल आर्मामेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स है, और वह सभी प्रकार के जो वेपन्स हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं उनके एलिमिनेशन के लिए एक कमीशन है। आगे हम और भी देखते हैं कि इस रेजोल्यूशन में क्या है। इसमें एक कन्वेंशन है ऑन द प्रोहिबिशन फॉर द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि 1982 में इंडिया के द्वारा टेबल की गई थी जनरल असेंबली में, जो कि रिक्वेस्ट करती है कि कॉन्फ्रेंस हो डिसआर्मामेंट को लेके जनेवा में, ताकि नेगोशिएशन हो इंटरनेशनल कन्वेंशन में, ताकि प्रोहिबिट कर सके न्यूक्लियर वेपन की यूज़ को, जो थ्रेट क्रिएट करती हैं वो न्यूक्लियर वेपन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो रेजोल्यूशन है एक रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ये भी टेबल किया गया था 1998 में। ये ग्लोबल अटेंशन ड्रॉ करता है रिस्क को लेके, और जो एक्सीडेंटल यूज़ हो सकता है न्यूक्लियर वेपन का उसको, और ये रिव्यू करती है जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको, और ये कॉन्क्रीट स्टेप्स ताकि रिस्क को रिड्यूस कर सकें और डी अलर्ट कर सके, डी टारगेट कर सके न्यूक्लियर वेपन को। इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके? इंडिया कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट में रहता है ताकि मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट हो सके। न्यूमरस ओकेशन में इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ली है कि वह ड्राइविंग फोर्स बन सके ताकि यूनिवर्सल, कंप्लीट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट हो सके। 1965 में इंडिया नॉन अलाइंड 8 जो 18th नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी है उसमें एक कंट्री था जो कि एडवोकेट कर सका है ताकि डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन है उसको डीलिंग करा जा सके। इंडिया अपोज करता है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि इंडिया के नज़रिए में ये जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज़ ये कंट्रीज़ को डिवाइड करती हैं जिनके पास न्यूक्लियर है और जिनके पास नहीं है। और
इंडिया ने प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल फॉर कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन हुआ था डिसआर्मामेंट को लेकर 1988 में, उसमें ये प्रपोज किया गया था। ये राजीव गांधी एक्शन प्लान भी बोलते हैं इसको। इंडिया ने साइन नहीं करा है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, क्योंकि वह मानते हैं कि ये फेलियर है इस ट्रीटी का, क्योंकि ये कमिटमेंट है न्यूक्लियर वेपन स्टेट को लेके, जो कि एलिमिनेट करा जाना चाहिए टाइम बाउंड फ्रेम में, उसको कंप्लाई नहीं करता है। पर इंडिया ने वॉलेंट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग करी है सिंस मई 1998 से। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देखा जाए इंडिया का, जो कि 2003 में हुआ था, उन्होंने ये कॉन्टीन्यूसली कमिटमेंट किया है ताकि जो गोल है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड का, ग्लोबल वेरीफाई और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से हो सके। इंडिया ने अपोज भी किया है रिसेंट जो एनफोर्समेंट हुई है ट्रीटी ऑन द प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, जो कि इंडिया के नज़रिए में ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, जो कि डिसआर्मामेंट को लेके है, बिकॉज ये एक्सक्लूड करती है वेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट को। इंडिया ने मेंटेन करा है जिनेवा बेस्ड जो कॉन्फ्रेंस है डिसआर्मामेंट को लेके, कि ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है। इंडिया सपोर्ट में भी रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल और वेरीफाइबल फिजिबल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को लेकर, जो कि नेगोशिएट करी गई है इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिसआर्मामेंट में। FMCT है एक प्रपोज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ द टू मेन जो कंपोनेंट है न्यूक्लियर वेपन के। फर्स्ट है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, सेकंड है प्लूटोनियम। अब हम कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के बारे में देख लेते हैं। जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ये फॉर्म्ड की गई थी 1979 में। ये एक सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ये एग्रीमेंट के बाद हुआ था जब ये मेंबर स्टेट के बीच में हुआ था। फर्स्ट स्पेशल सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और ये डिवोट करता है डिसआर्मामेंट को। 1978 में हुई थी ये एक एग्रीमेंट, जिसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट 1979 को बना था। ये कॉन्क्लूजन के बाद नेगोशिएशन ऑफ CTBT इन 1996 CD डेडलॉक्ड में रह रही है, और ये कंसेंसस को डेवलप नहीं कर पा रही है अपने प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो की ट्रीटीज़ हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके, आर्म कंट्रोल को लेके, नॉन प्रोलिफरेशन को लेके। 1963 में पार्शियल बैन टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसे PTBT बोलते हैं। ये प्रोहिबिट करता है टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन को, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फॉल आउट क्रिएट कर सकता है स्टेट की टेरिटरी के बाहर। 1970 में एक ट्रीटी थे नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, NPT बोलते हैं। ये ओनली बाइंडिंग ट्रीटी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके न्यूक्लियर वेपन स्टेट के बीच। 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होती है, जिसे CTBT बोलते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑल इन्वायरमेंट में। ये अभी तक फोर्स में नहीं आई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वह ट्रीटी है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी है UN की ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, जो कि फोर्स में आई थी 22 जनवरी 2021 में। ये ऑफिशियली अडॉप्ट की गई थी 2017 में। ये एफर्ट के द्वारा हुई थी ICAN की, जिसे इंटरनेशनल कंपेनियन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन भी बोलते हैं। ये ICAN है, ये इंटरनेशनल कॉलिशन का है जो कि NGO के द्वारा रन किया जाता है। ये एक कंपेनियन है ताकि यूनाइटेड नेशन वेपन बैन ट्रीटी को फोर्स में लाया जा सके 100 कंट्रीज़ में। ICAN ने 2017 में नोबेल प्राइज़ को भी जीता था अपने एफर्ट के लिए। TPNW है, इन्होंने 50 रेटिफिकेशन भी हासिल कर रहे हैं हॉन्डुरस के साथ, जिन्होंने ये साइन किया था अक्टूबर 2020 में, ताकि ट्रिगर कर सके 90 डे पीरियड को बिफोर एंटरिंग इट इन फोर्स ऑन 22 जनवरी 2021 में। और एट प्रेजेंट 86 मेंबर कंट्रीज़ ने ये ट्रीटी को साइन किया है एंड 51 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई भी कर दिया है। US, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल, ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो पोजेस करते हैं न्यूक्लियर वेपन को, और एक NATO अलायंस है, इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं करता है।
इंडिया बिलीव करता है ये जो ट्रीटी है ये कंट्रीब्यूट नहीं करती कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, ना ही ये कोई स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को क्रिएट करती है। इंडिया सपोर्ट करता है नेगोशिएशन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन जो कन्वेंशन है इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि वर्ल्ड सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है जो कि कंसेंसस के बेस पे वर्क करता है। प्रोहिबिशन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन है, ये फोर्स में आई थी और ये प्रोविज़न है लीगली बाइंडिंग है स्टेट के लिए जो एक्सेप्ट करते हैं और रेटिफाइड करते हैं इसको। ये जो TPNW है ये प्रोहिबिट करता है स्टेट पार्टी को कि वह डेवलप कर सके, टेस्ट कर सके, प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके और स्टॉक पाइल कर सके न्यूक्लियर वेपन को और एनी अदर एक्सप्लोसिव डिवाइस को, ट्रांसफ़र कर सके रेसिपेंट को न्यूक्लियर वेपन्स को, रिसीव कर सके न्यूक्लियर वेपन को और यूज़ कर सके और थ्रेटन कर सके कि वह यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन को अदर कंट्रीज़ को, असिस्ट कर सके, इनकरेज कर सके, इंड्यूस कर सके ताकि वह एंगेज हो ऐसी एक्टिविटी में जो प्रोहिबिट करती हो स्टेट पार्टी को इस ट्रीटी के अंदर अलाउ कर सकें। ये अलाउ करने को रोकती हैं स्टेशनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन को और एनी अदर एक्सप्लोसिव डिवाइस को। ये पार्टीज़ को प्रमोट करती हैं ताकि वह ट्रीटी कर सके अदर कंट्रीज़ के साथ और ये ऑब्लाइग करती है स्टेट को ताकि वह एजुकेट असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके इंडिविजुअल को जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं न्यूक्लियर वेपन के यूज़ से। TPNW डिफरेंट क्यों है न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी से? फर्स्ट है जो TPNW है ये प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को कॉम्प्रिहेंसिवली सभी स्टेट पार्टीज़ के लिए इरिस्पेक्टिव कि वह इसको पोजेस करते हैं या नहीं करते हैं। NPT है ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को ही सिर्फ डेवलप करने से रोकती है। TPNW फोकस करती हैं ताकि प्रोहिबिट कर सके न्यूक्लियर वेपन के यूज़ को। NPT सिर्फ फोकस करती है ट्रांसफ़र को, मैन्युफैक्चरिंग को, एक्विजिशन ऑफ दिस वेपन्स को। TPNW कॉम्प्लीमेंट्स करती है, सपोर्ट करती है NPT's न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को और नॉन प्रोलिफरेशन जो ऑब्जेक्टिव है ताकि वह प्रज्यू कर सके नेगोशिएशन इफ़ेक्टिव मेजर्स के लिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड। हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है उससे रिलेटेड 14 कंट्रीज़ है इंडिया के साथ जिन्होंने ये एग्रीमेंट को फॉर्ज किया है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ज़ेक रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, USA एंड वियतनाम। इंडिया US के बारे में देखा जाए तो US इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था जिसे इंडो US न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कि साइन किया गया था इंडिया और USA के बीच में 2008 में। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने एग्री किया था ताकि वह सेपरेट कर सके अपने सिविलियन और जो मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं और ओपन कर सके सिविलियन पार्ट को इंस्पेक्शन के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंडिया फ्रांस के रिलेशन को देखिए, फ्रांस फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साइन किया है 2008 में आफ्टर कंप्लीट वेवर प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। जो डील है ये क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए ताकि वह ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का पार्ट बन सके और ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च है इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो कि एड के द्वारा रन किया जाता है फ्रांस और USA का। थर्ड वन इज़ इंडिया रशिया रिलेशन। रशिया रिमेन्ड अ की सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। जब इंडिया ने लिमिटेड प्रोग्रेस की थी न्यूक्लियर आर्किटेक्चर को लेके 2008 में दोनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वे 4 एडिशनल यूनिट कुंडाकुलम में डेवलप कर सके और उसको न्यू साइट्स भी बना सके। इंडिया जापान के बारे में देखा गया है तो इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर द कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइन हुआ था नवंबर 2016 में। ये फोर्स में एंटर हुआ था 2017 में। इसके नॉलिफिकेशन क्लॉज के अनुसार जापान सस्पेंड कर सकता है कोऑपरेशन विद इंडिया इफ़ इंडिया ब्रीचेस इट्स नो टेस्टिंग प्लेज टू द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये एक ब्रेक थ्रो है इंडिया के लिए बिकॉज ये फर्स्ट नॉन NPT सिग्नेटरी है टू एंटर इनटू अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पैक्ट विद जापान।
and thus in fact recognizing the de facto status of India as a nuclear power. इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन करा है ताकि यूरेनियम का सप्लाई हो सके वेरियस कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, कनाडा और मंगोलिया के साथ भी है। वो है ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, GCNEP बोलते हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है जो कि है खेरी जसूर विलेज में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। ये फैसिलिटेट करता है डिलिब्रेशन, डिस्कशन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑन वेरियस इश्यूज़ लाइक इनोवेशन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट रिएक्टर के बारे में, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ और जो इफ़ेक्ट होते हैं रेडिएशन एक्सपोजर का। इसमें 5 स्कूल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बायो टेररिज्म से रिलेटेड। है। पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट करा है कि इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि बायो टेररिज्म को काउंटर कर सकता है। कि इन्होंने ये रिपोर्ट में हाईलाइट करा है जिसका नाम है आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड इट्स मैनेजमेंट। बायोटेररिज्म एक प्लांट और डेलिब्रेट यूज़ होता है पैथोजेनिक स्ट्रेन का, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर टॉक्सिन्स होती हैं जो कि स्प्रेड कर सकती है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को मैसिव स्केल में, ताकि वह बहुत सारी पॉपुलेशन को डिवेस्टेट कर सके इन अ पर्टिकुलर एरिया। एग्जिस्टिंग जो मेजर्स है बायोटेररिज्म को लेके, सबसे पहला है एपिडेमिक एक्ट 1897। ये एक्ट प्रोवाइड करता है ताकि प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड को डेंजरस एपिडेमिक डिजीज़ की, और ये स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है अथॉरिटीज़ को। सेकंड वन इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये मॉडल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सके बहुत गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, ताकि वह मैनेज कर सके बायोलॉजिकल डिज़ास्टर को। हाफ ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्स है वो स्पेशली ट्रेंड है बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट को लेके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलियंस प्रोजेक्ट है। ये इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से ताकि वे स्ट्रेंथन कर सके, मेंटेन कर सके डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी बेस्ड IT एनेबल डिसीज़ सर्वेलेंस सिस्टम एपिडेमिक प्रॉन डिसीज़ को लेके, ताकि वे मॉनिटर कर सके डिसीज़ ट्रेंड को और डिटेक्ट कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके इन अर्ली राइजिंग फेसेस रैपिड रिस्पॉन्स टीम के यूज़ से। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है जो कि रिवाइज्ड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो कि फोर्स में आई थी इंडिया में जून 2007 में, जो कि हेल्प करती है ताकि इंश्योर कर सके आउटब्रेक और जो अदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है इंटरनेशनल कंसर्न को, ताकि वो डिटेक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके जल्दी से जल्दी। इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। ये फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कि बैन करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स को। इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट है। ये एम्स करती है ताकि एनेबल कर सके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कि वह प्रिवेंट करे, प्रिपेयर करे और रिस्पॉन्ड कर सके डेलिबरेटरी यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, बायोलॉजिकल टॉक्सिन जो कि थ्रेट करते हैं और हार्म क्रिएट करते हैं ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। कार्टिजेना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी को लेके। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एम होता है ताकि सेफ़ हैंडलिंग हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, यूज़ हो सके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो स्पेस वॉरफेयर से रिलेटेड है। स्पेस वॉरफेयर USA एंड UK ने रिसेंटली एक्यूज़ किया है रशिया को कि वह टेस्ट फायर करें एंटी सैटेलाइट वेपन स्पेस में। ये कंसर्न रेज कर रहा है स्पेस वॉरफेयर को लेके। स्पेस वॉरफेयर क्या होते हैं, जो कि ये कॉम्बैट होता है जो कि आउटर स्पेस में होता है, और स्कोप देखा जाए स्पेस वॉरफेयर का तो ये ग्राउंड टू स्पेस हो सकता है। ग्राउंड टू स्पेस यानी कि जो अटैक करते हैं सैटेलाइट को अर्थ से, और स्पेस टू स्पेस होता है जैसे कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को अटैक करता है, और ये स्पेस टू ग्राउंड भी हो सकता है ताकि वह सैटेलाइट से एक पर्टिकुलरली टारगेट को अर्थ में अटैक करें। एडवेंट है स्पेस वॉरफेयर का वो बिगिन हुआ था 1962 में, जब USA ने एक्सप्लोर कर दिया था ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में और ये इसकी वजह से आउटर स्पेस ट्रीटी भी बनी थी 1967 में। और
एग्जिस्टिंग और द फ्यूचर स्पेस वेपन क्या है? सबसे पहले है काइनेटिक फिजिकल वेपन। ये स्ट्राइक करता है डायरेक्टली और डिटॉन करता है वॉरहेड को नियर अ सैटेलाइट और अ ग्राउंड स्टेशन, जैसे कि एंटी सैटेलाइट वेपन है। ASAT है, 2 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एसेंट ASAT वेपन, जो कि लॉन्च किए जाते हैं ग्राउंड टू स्ट्राइक अ सैटेलाइट। को ऑर्बिटल एसेट वेपन भी होते हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं ऑर्बिट में और उसकी मैनूवरिंग एबिलिटीज़ होती हैं। नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन भी होते हैं। ये वेपन इस तरह के होते हैं जिनके पास जो कि फ़िज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं सैटेलाइट में, ग्राउंड स्टेशन में, और ये फ़िज़िकल कांटेक्ट क्रिएट नहीं करते, जैसे कि लेज़र। हाई पावर्ड माइक्रोवेव होता है वेपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स होते हैं जिसे EMP भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अटैक होते हैं, ये टारगेट करते हैं मीन्स को थ्रू विच स्पेस स्टेशन ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा बाय जैमिंग और स्पूफिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये स्पूफिंग एक फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक अटैक का, जब अटैकर ट्रिक्स करता है रिसीवर को एक फेक सिग्नल के रूप में बना के, और ये प्रोड्यूस किया जाता है अटैकर के द्वारा। ये रियल सिग्नल की तरह रिसीव किया जाता है फेक सिग्नल के द्वारा। साइबर अटैक भी होते हैं, ये भी टारगेट करते हैं सैटेलाइट को। ये उनके डाटा को मॉनिटर करके और ट्रैफिक पैटर्न को मॉनिटर करके किया जाता है। ये फॉल्स और करप्टेड डाटा के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ स्पेस ट्रीटीज़ देख लेते हैं। 1967 में एक स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी। ये 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बोलते हैं। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में। ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ अदर आउटर स्पेस, और ये इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था 1982 में। इसके की प्रिंसिपल देखें तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यूज़ ऑफ स्पेस को प्रोवाइड करती है, नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ द आउटर स्पेस, और प्रोहिबिट करती है डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। 1972 में एक लाइबिलिटी कन्वेंशन हुई थी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइबिलिटी होती है जो कि अगर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हो सकती है। 1975 में रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन हुआ था। ये रिक्वायर करता है सभी स्टेट को कि वह अपने रजिस्टर करें जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट वे स्पेस में भेजते हैं यूनाइटेड नेशन को। मून एग्रीमेंट हुआ था जो कि इंश्योर करता है जो मून है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उसको सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए ही यूज़ करे जाएं। अब हम देख लेते हैं जो इंडिया की जो काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी क्या है। मिशन शक्ति हुआ था 2019 में। इंडिया इसमें 4th कंट्री बन गया था आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना, जिन्होंने सक्सेसफुली एंटी सैटेलाइट को डायरेक्ट किया था। ये जो एसेट मिसाइल है उन्होंने एक सैटेलाइट को टारगेट किया था लो अर्थ ऑर्बिट में और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया कि वह इंटरसेप्ट कर सकते हैं सैटेलाइट को आउटर स्पेस में। ये कम्प्लीटली इंडोजेनियस टेक्नोलॉजी थी इंडिया की। डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में देखा जाए तो ये एस्टेब्लिश की गई थी ताकि हम अपने स्पेस एसेट जो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, उसे कमांड कर सकें। इसमें एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ भी इंक्लूड हो रही है। ये फॉर्मुलेट भी करता है स्ट्रेटजी को ताकि इंडिया के इंटरेस्ट हैं जो स्पेस में उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, और ये स्पेस बेस्ड थ्रेट को भी एड्रेस करता है। नेक्स्ट है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिएट की गई थी ताकि टेक्निकल और रिसर्च प्रोवाइड कर सके डिफेंस स्पेस एजेंसी को, DSA को। नेक्स्ट है इंडिया स्पेस एक्स। ये स्टिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई थी 2019 में ताकि की चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर सके, शॉर्टफॉल को आइडेंटिफाई कर सके अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है स्पेस डायमेंशन में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में होगा। पाकिस्तान likely to remain on the grey list of the Financial Action Task Force because ये फेल कर चुका है complying with डेडलाइन जो कि प्रोसिक्यूट की गई थी पेनलाइज करने की टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंट्री में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देखा जाए तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करती है ताकि प्रिवेंट कर सके इलीगल एक्टिविटीज़ को
जो कि हार्म क्रिएट करती है सोसाइटी को। जो FATF है इसमें 37 मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा पेरिस में। ये एग्जामाइन करती है, डेवलप करती है मेजर ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट किया जा सके। ये बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था ताकि हम टेररिस्ट को भी कॉम्बैट कर सकें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, ताकि हम काउंटर कर सकें जो फाइनेंस हो जाता है प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के एडिशन में। FATF है ये इस्टेब्लिश करती है स्पेशल रिकमेंडेशन टू कम्बैट टेररिज्म, जो कि आउटलाइन मेजर को, ताकि टेररिस्ट को डिप्राइव कर सके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो कि फ़ंड करता है और उनके फाइनेंशियल सिस्टम को। ये टॉपिक्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।